विश्वास सदियों का, विरासत अपनों की, हर पीढ़ी जिसे पहचाने, वो चमक रतनलाल सिवाफना ज्वेलर्स की। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक न्यूज, कड़वा लेकिन सच। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आज अधिवक्ता वीरेंद्र इचल करंजीकर और मुंबई से हैं ये। सर, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। आप लोगों को थोड़ा सा परिचय करवाता चलो, हालांकि ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी स्टूडियो में आए हैं तो मेरा काम है एक एंकर का कि आपसे परिचय करवाऊं। हिंदू संगठनों से जुड़े हुए हैं और काफ़ी सारी न्याय की बातें जो होती है वो किया करते हैं। ये धर्म इनके लिए पहला नहीं है, लेकिन धर्म के खिलाफ अगर कोई जाता है तो उसके लिए अधिवक्ता बनकर हर जगह खड़े रहने का कर्तव्य ये करते हैं। हर किसी को समानता मिले, लेकिन किसी के साथ अन्याय ना हो, ये भी देखना बहुत जरूरी रहता है। अन्याय की जब भावना आती है तो सर मुझे लगता है वक्फ बोर्ड जो है वो बहुत समय में अन्याय का प्रतीक बनता जाता है। विशिष्ट समाज जो है वो हर वक्त उस चीज को लेकर अन्याय अन्याय सड़क पर निकलकर चिल्लाने लगता है। एक्चुअल में मैं तो ये कहूंगा कि सर थोड़ा सा परिचय दे पाए कि वक्फ बोर्ड है क्या। जी, ऐसा है कि इनकी जो चैरिटी है, रिलीजियस एक्टिविटीज है, चैरिटी के लिए किसी ने छोड़ दिया कि भाई ये जमीन है, आप धर्म के लिए ले लो, तो उनकी फिर सुप्रीम कोर्ट तक कहीं बात चली। फिर अब ये एक उनका प्रिंसिपल बन गया है कि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। एक बार हमने धर्म के नाम से दे दिया या चैरिटी के नाम से दे दिया तो वापस नहीं आएगा, उन्हीं के पास रहेगा। अब ये चैरिटी जो है ना, अब टिपिकल भारतीय चैरिटी से समझेगा कि सबके लिए चैरिटी है, लेकिन इस्लाम के हिसाब से चैरिटी सिर्फ मुस्लिम के लिए हो सकती है। अच्छा, क्योंकि इस्लाम दो चीजों को बांट देता है, वो सही है गलत है इसमें मैं जाने वाला कोई नहीं हूँ। उनकी जो हार्डलाइन फिलॉसफी है वो ऐसा है कि एक इस्लाम है और दूसरा नॉन इस्लाम है जो काफिर है, जिसको हम उनकी भाषा में कहें। तो ये एक विशिष्ट प्रक्रिया बन गई कि एक चौकोन के अंदर ही ये रहेगा इस तरीके से। अब महाराष्ट्र की हम बात करें, ये 1995 में ये कानून को थोड़ा और रिव्यू किया गया या उसको नए बंडल में लेके आए, लेकिन ये वक्फ रिलेटेड प्रोविजन जो है वो बहुत पहले से है, इट्स बीन कंटिन्यूड। तो आज अगर हम आज के इसमें देखें तो आपको याद होगा पिछले साल बहुत सारी घमासान हुई थी। मतलब मैंने वही बोला कि अगस्त सितंबर 2024 के बाद में वक्फ बिल में बोर्ड उस कानून में बहुत सारे नए बदलाव लाए, फिर बहुत सारे उस पे ऊपर आंदोलन हुए। फिर सरकार ने एक अच्छी बात की थी, उन्होंने थ्रो ओपन कर दिया, भाई किसको आना है आओ, बात करनी है बात करो, चर्चा करनी है चर्चा करेंगे, सब करेंगे। तो फिर उसकी एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, फिर वो फिर सुप्रीम कोर्ट गया वगैरह वगैरह। अब एक जो भारतीय व्यक्ति को क्या लगता है कि ये कानून में जो बदलाव आ गए तो अभी जो पहले अन्याय हिंदुओं के ऊपर हो रहा था या गैर मुस्लिमों के ऊपर हो रहा था वो अभी रुक जाएगा। हाँ, जो एक्सपांशन था, क्योंकि वक्त में क्या है कि अगर वक्फ बोर्ड कहता है कि ये हमारी जमीन है, अच्छा, तो वो जहां जो व्यक्ति उस जमीन पे है उसको ये साबित करना है कि वो वक्फ बोर्ड की जमीन कैसे नहीं है। ये डिफरेंस क्या है कि सिविल केसेस में अगर मैं कहता हूं कि ये जमीन मेरी है तो ये मुझे प्रूव करना है कि ये मेरी जमीन क्यों है। हाँ, तो यहाँ पे उल्टा न्याय था, तो इसलिए बहुत बड़ी एक मुश्किल नॉन मुस्लिम्स के लिए थी, हम उस तरीके से कह सकते हैं। तो एक अंधविश्वास में शायद उस कानून आने के बाद सामान्य भारतीय है कि ऐसे बहुत सारे चीजों को भी स्टॉप लगेगा इस तरीके से। हालांकि मैं ये देख रहा हूं कि 2019-20 में अभी 5 साल पहले इस वक्फ बोर्ड की एक जो वेबसाइट है महाराष्ट्र की, तो उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट था कि हमारे पास 77,000 एकड़ जमीन है, 77,000 एकड़ जमीन। माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए ये भी तो बहुत ज्यादा है। तो सवाल ये उठता है कि भाई आपके पास इतनी सारी जमीन है तो आप उसी को कल्टीवेट करो, उसी से जो रेवेन्यू आएगा आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, और ठीक है। तो आपको सरकार से सब्सिडियाज क्यों चाहिए, वक्फ बोर्ड को सरकार से पैसा क्यों चाहिए, वगैरह वगैरह। एनीवेज, ये मैं 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अभी 5 साल के बाद वक्फ बोर्ड कह रहा है कि उनके पास 1 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। कैसे बढ़ी फिर? यही तो सवाल है। ये तो कोरोना का कोई इन्फेक्शन नहीं है कि अपने आप फैलने लगा, अपने आप जमीन बढ़ती गई। तो ये क्या है? ये सवाल, मतलब जिस मूल कारण से वक्फ बोर्ड में संशोधन हुए, बदलाव आ गए, वो शायद कारण ऐसे का ऐसा है, पहली बात।
दूसरी बात, इतना बड़ा संपत्ति का खजाना, आप समझिए 1 लाख एकड़ जमीन अगर महाराष्ट्र में है तो दैट्स अ प्रॉफिट। और देश स्तर पे देखे तो वो 6 लाख एकड़ जमीन है। वाह। तो ये अगर आप कैलकुलेशन करें तो कुछ लाख कोटि में उसका इनकम जाना चाहिए। बाप रे। हाँ, कुछ लाख कोटि में नहीं जा रहा है, सरकार पैसा दे रही है। सरकार क्यों दे रही है? महाराष्ट्र में माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से जो बजट आता है, आप बजट खोल के दिखाएंगे, आप गूगल पे देखिए आपको मिलेगा। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के इसमें वक्फ बोर्ड के लिए पैसा रखा जाता है, वक्फ ट्रिब्यूनल के लिए पैसा रखा जाता है। ये क्यों? आप वहीं से कुछ डिवाइस करो। फिर दूसरी बात मैंने देखी और हमने हिंदू विधिज्ञ परिषद ने उसको फॉलो किया जी, कि सिद्धि विनायक मंदिर है मुंबई का, प्रभा देवी का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। आप कोल्हापुर जाइए, महालक्ष्मी मंदिर है। वो 3000 मंदिरों का पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिति करके एक अम्ब्रेला ट्रस्ट है। शिरडी का साईं बाबा मंदिर है, ये भी तो सरकार के नियंत्रण में है। एक तरीके से वक्फ बोर्ड भी सरकार के नियंत्रण में है। हाँ है, ठीक है, बराबर। अब ये सब जो मंदिर है, अपने अपने ऑडिट रिपोर्ट्स, कितना इनकम आया, क्या आया, कहाँ पे खर्चा किया, कितनी एसेट है, कितनी बैंक बैलेंस है, ये सब जो है अपने आप वेबसाइट पे अपलोड करती है खुद के। ट्रांसपेरेंसी है ना भाई। तो सेम रूल शुड अप्लाई टू द वक्फ बोर्ड। तो ये नहीं कर देंगे? आगे का मैं बताता हूँ, ये करना जो छोड़ दीजिए आप। कानून ये कहता है, जो कांग्रेस ने बनाया हुआ कानून है 1995 का, वो ये कहता है कि हर साल वक्फ बोर्ड ने उसका ऑडिट रिपोर्ट सरकार को सौंपना है। सरकार ने वो पढ़ के कुछ डायरेक्शंस देना आवश्यक है तो वो देना है। ठीक है, हमने आरटीआई में किया। हम हिंदू विधिज्ञ परिषद, हम आरटीआई, पीआईएल, हिंदू केस के लिए खड़ा होना, बेल, ट्रायल, जहां जहां पे हिंदू इशू आता है तो हम वो प्रयास एज अ वॉलंटरी दिस थिंग करते हैं। तो हमने वो निकाला कि भाई कब से है। तो ये पता चला कि वक्फ बोर्ड ने 2002 से अपने ऑडिट रिपोर्ट सरकार को दिए ही नहीं थे। तो नियंत्रण क्या है? सरकार अगर ये नियंत्रण ही नहीं कर रही है और पैसे हर साल दे रही है, सब्सिडीज दे रही है, बढ़ाते जा रहे हैं, गड़बड़ है। तो फिर पिछले साल भर हमने इसका फॉलोअप किया और आज जाके सरकार को उसने वो ऑडिट रिपोर्ट सौंपे हैं। फिर मैंने फिर आरटीआई डाली है, वो ऑडिट रिपोर्ट मिल जाएंगे तो क्या है, क्या चल रहा है, क्या सब है, ये कुछ शायद नया उसमें से समझ और में भी कुछ समझ में पता नहीं क्या मिलता है। बट ये सेक्युलर अगर हम देश है तो सेक्युलरिटी शुड बी इक्वल टू ऑल। तो मंदिरों को ये कंपल्सन है या मंदिर अपने आप कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं हो रहा, ये कोई ठीक चीज नहीं है। तो ये जो वक्फ बोर्ड है ये अल्पसंख्यकों में इनके लिए बनाया गया, ऐसे तो फिर और भी बोर्ड्स बनने चाहिए, अल्पसंख्यक तो और भी हैं। अब ऐसा है कि ये जो मैंने पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिति बोला कोल्हापुर का, तो उनके पास भी जमीन है क्योंकि 3000 मंदिर है। अब हिंदू बहुल देश में हिंदुओं के मंदिर के पास जमीन होना कोई नॉर्मल बात है। बिल्कुल। लेकिन अब वहां पे मोर्चे निकलते हैं कि जो खेती उस पे कर रहा है उसी को जमीन दिया जाए। और हमारी सरकार कभी कभी, अब वो वोट का इश्यू आता है क्योंकि किसानों की वोट है, ये है, तो नहीं हम दे देंगे, मंदिर का जमीन है दे सकते हैं, दीजिए, फिर वक्फ बोर्ड की तो जमीन दे दीजिए, फिर आप इक्वल रहना चाहिए। अब तीसरी बात, अगर वक्फ बोर्ड के जमीन पे आप किराए से रह रहे हैं और आपने बोला मैं नहीं जाने वाला, मैं यहीं पे रहूंगा, एक तरीके से आपने इनकरेज किया है वक्फ की जमीन, तो सरकार आपको हटाएगी, मंदिर को कोर्ट में जाना पड़ेगा। अच्छा। और वक्फ बोर्ड कलेक्टर को बोलेगी इसको निकालिए। अच्छा। तो सरकार आपको निकालेगी। जिस तरीके से सरकारी जमीन के ऊपर एनक्रोचमेंट निकालने की प्रक्रिया होती है, वैसे वक्फ बोर्ड के जमीन के ऊपर अगर एनक्रोचमेंट है तो सरकार अपने खर्चे से हटा के वक्फ बोर्ड को जमीन देती है। ऐसा क्यों? ये क्या ये है कानून आज की घड़ी में महाराष्ट्र में ऐसा है। तो पर ये तो गलत चीजें हैं। अगर किसी की जमीन पे कोई कब्जा करता है तो उसके लिए कोर्ट है, बाकी सारी चीजें हैं। अगर अधिकारी ही फैसला करने लगेंगे, सरकारी फैसला करने लगेगी तो ये गलत है। ये बनाया किसने फिर? देखिए ये फिर आता है, पता नहीं, लेकिन ये फिर वी आर समवेयर इन डेमोक्रेसी, तो वोट का नहीं, तो डेमोक्रेसी में तो सब चीजें सेम होनी चाहिए ना। मैं तो ये कहना चाहूंगा, आपके चैनल पे आज आया हूँ, कोई दर्शक देख रहे हैं, तो मेरी एक विनती रहेगी, आपके शायद चैनल पे नीचे कोई कमेंट बॉक्स में डाल दे तो, कि दोनों चीजों पे मुझे लड़ना है।
अगर कोई ऐसा मंदिर है जो मंदिर के ट्रस्टी अगर ये कार्यक्रम सुन रहे हैं और जिस मंदिर के जमीन पे ऐसी इंक्रोचमेंट है, तो उस मंदिर ने पिटिशन करनी चाहिए कि उनको अगर वो अधिकार है तो हमें क्यों नहीं, ये इक्वालिटी होनी चाहिए। और ऐसी केस हिंदू विधिज्ञ परिषद लड़नी चाहती है, लेकिन उसके लिए कोई पिटिशनर कोई अभी तक कोई नहीं आया है, पता, हाँ अभी तक तो कोई नहीं आया, आना चाहिए। और अगर वो मंदिर खुद जाके करे वो भी अच्छी बात है, मतलब ऐसा नहीं है आपके थ्रू जाए, वो खुद भी जा सकते। लेकिन ये संवैधानिक इनइक्वालिटी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्कुल इनइक्वालिटी। बहुत सारे लोगों को तो सर ये पता भी नहीं होगा कि ऐसा है। ये तो ऐसा हो गया कि एक हाथ में सोने का लड्डू रख दिया है और दूसरे हाथ में बूंदी का लड्डू रख दिया है, वो भी दूसरा बोलेगा तो खाएंगे हम, ऐसा। तो और देश जो है वो हिंदू धर्म से, और हिंदुस्तान है, हिंदू बहुल संख्या है यहाँ पर, तो ये तो मतलब ऐसा समझिए कि उल्टा चल रहा है सब कुछ। जो चीज हमारा, अब इसमें समस्या क्या होती है कि मुसलमान कहते हैं इस्लाम खतरे में है तो सरकार उन्हें कुछ दे देती है। तो अगर हिंदू को ऐसा लगने लगे कि वहां पे कुछ ज्यादा ही जाने लगा, तो फिर एक असंतुष्टता आएगी। ये असंतुष्टता देश के सेक्युलर जो भी आप कहते हैं उस हिसाब से अच्छी नहीं है। असंतुष्ट हिंदू भी तो नहीं होना चाहिए, हाँ, तो एक बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए जी। तो इसलिए हम ये सब लड़ाई, एक हम मतलब जैसे हम हिंदू टेरर की केसेस लड़ रहे हैं, जैसे मालेगांव 2008 था, हम उनमें से कुछ लोगों के लिए लड़े। ये दाभोलकर पानसरे मर्डर की केसेस है, फिर इलीगल वो जो मस्जिदों के ऊपर के भूपू, एक नॉइस पोल्यूशन का इशू था। फिर हम जो कोस्टल बेल्ट है सिंधुदुर्ग रत्नागिरी, वहां पे जो पोल्यूशन हो रहा है हम उसमें लड़ रहे हैं। तो ये हम एक सामाजिक सेवा, धर्म राष्ट्र की सेवा इस दृष्टि से लड़ रहे हैं। तो उसमें से ये एक एरिया है वक्फ रिलेटेड, जो कहीं पे ये गलत दिख रहा है तो हम इसमें लड़ रहे हैं सर। और यहाँ पे कोई वकील जुड़ना चाहे हमसे तो आई विल ऑलवेज से यू आर वेलकम। और ऐसे अगर किसी के ऊपर अन्याय हो रहा है तो वी विल ट्राई टू असिस्ट हिम इन लीगल वेज, पक्का। सर अभी ये तो बात हो गई, आप अधिवक्ता हैं, PIL दाखिल करते हैं या कुछ, इसमें सब जगह पे रोकड़ा तो लगता ही है जी। तो कहाँ से आता है वो रोकड़ा? संगठन से लेते हैं? जब आप किसी एक संगठन के लिए काम नहीं करते, आपने बताया कि आप सभी हिंदू धर्म के संगठन में, तो क्या सारे संगठन मिलके आपको इसमें हेल्प करते हैं? सर ऐसा है कि अगर हर वकील सिर्फ पैसे के हिसाब से काम करने लगेगा तो कहीं ना कहीं पूरी सिस्टम में वो गलत कर जाएगा। क्योंकि एक एडवोकेट जो है, मेरी खुद की धारणा यह है कि एन एडवोकेट इज अ सोशल साइंटिस्ट। हाँ, उसको समाज की पूरी प्रक्रिया दिखती है। आप देखिए फ्रीडम फाइट हो गया 1947 की, जो आजादी हम कहते हैं हमें मिली, आप नाम देखिए, अंबेडकर थे, जिन्ना थे, गांधी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, नेहरू थे, सावरकर थे, ये सब के सब तो वकील थे। बराबर। तो एक लड़ाई में उनका अहम हिस्सा रहा है। तो हम ये मानते हैं हिंदू विधिज्ञ परिषद ने, जो भी हमारे, दिस इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स स्ट्रिक्ट सेंस, इट्स मोर ऑफ अ मूवमेंट। तो जिसको लड़ना है, जिसको त्याग करना है, वो जुड़े। अच्छा, हाँ, जिसको सिर्फ पद चाहिए, भाई राम राम। नहीं सर, तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमारा 5% टाइम, 10% टाइम जो प्रोफेशनल चीजों में हम नहीं देंगे, इसमें देंगे। तो वहां से कमाई होगी, वहां से ये करेंगे, तो वो बैलेंस हो जाएगा ऐसे। अच्छा, मतलब धर्मार्थ तरह से एक समय निकालकर थोड़ा सा अपनी पूंजी में थोड़ा हिस्सा लगाकर ऐसा आप लोग करें। लेकिन सरकार, कोर्ट तो अब ऐसा हो चुका है सर, जो यहाँ तक मेरी जानकारी है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि PIL दाखिल करो तो पैसे लगते हैं। कुछ नियम तो ऐसे है कि आपने गलत PIL डाली तो आपके ऊपर जुर्माना भी कर देते हैं। ऐसी सारी चीजें है, तो ऐसा कभी जुर्माना आप पर भी हुआ है क्या? अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन हम करेंगे तो ठीक करेंगे। गलत कुछ करने की इच्छा से नहीं करेंगे, जो ऑनेस्ट है वही करेंगे। तो अब तक तो ठीक है, ये भगवान की कृपा से चल रहा है ऐसे। सर एक, अब आप बैठे हैं, हम लोग ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, एक 5 मिनट सिर्फ मेरे दर्शकों को ये समझा दीजिए कि अर्बन नक्सली क्या है क्या? ये नाम तो सुना है, लेकिन है क्या वो? अर्बन नक्सल वो हाइड्रा का एक हेड है, या हम दूसरी भाषा में कहे तो जिसको हम टिप ऑफ द आइसबर्ग कहते हैं। आइसबर्ग जो पानी के ऊपर रहता है, वो थोड़ा है, उसके अंदर 10% है। बेसिकली आई वुड से, मैं ये कहना चाहूंगा कि अर्बन नक्सलिज्म जो हम कह रहे हैं, मतलब जंगल में नक्सलवादी हाथ में बंदूक लेके लड़ेगा और शहर में नक्सलवादी हाथ में पेन, पेंसिल, पेपर, भाषण लेके, माइक लेके लड़ेगा, तो वो अर्बन नक्सल है। ऐसे ये बेसिक कंसेप्ट है।
लेकिन दिस इज वन ऑफ द पार्ट। हम जो लड़ाई ये जो देख रहे हैं, ये जो एक एंगल है, रावण के 10 मुखों में से एक मुख है, अगर उस हिसाब से हम उसको वर्णन करना चाहे तो ये एक इंटेलेक्चुअल टेररिज्म है, ये एक वैचारिक, ये एक बौद्धिक दहशतवाद है जिसमें एक आम भारतीय का शिकार हो गया है। वी आर विक्टिम्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल टेररिज्म। मैं आपको उसके 2-3 उदाहरण बताता हूँ। जब हिंदू ये कहेगा या भारतीय ये कहेगा कि जो पर्शिया से आया, जो उज्बेकिस्तान से आया, जो मुगल आया, जो ये आया, उसने भारतीयों के ऊपर अत्याचार किए, फिर यहाँ पे लोगों को काटे, मंदिर तोड़े, तो ये अन्याय भारत के भूमि के पुत्रों पे हो गया। अगर ये कहा जाएगा, आप अगर कल ये बात करने लगोगे तो उन वैचारिक दहशतवादियों से एक कोई आपको बताएगा कि अभी तो ये 400 साल पहले की बात है, अभी तो हमारे पास संविधान है, फिर आप ये बात क्यों कर रहे हो? अभी आप गड़े हुए मुर्दों को क्यों उखाड़ रहे हो? अभी तो हम भाईचारे से रहेंगे, आप भाई, हम भाई, वो भाई, ये भाई, भाई सब ये बात करेंगे, बराबर है? यही होता है, आपको यही जवाब दिया जाता है। अब मैं पूछता हूं कि भाई पूरा जो साउथ इंडिया है, जैसे आप तमिलनाडु लीजिए या जो है, तो वहां पे डीएमके है, अपने नाम पड़ा है, वो स्टालिन आया, फिर उसके पहले वो था, ये था। अब डीएमके क्या है? द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। एआईडीएमके, ऑल इंडिया द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम क्या है? ऑल द्रविड़ शुड बी वन। तो ये आइडियोलॉजी ही ऐसा है कि हम द्रविड़ है, तुम आर्य हो, तुम हिंदी भाषी को, तुम आर्य हो, हमारे ऊपर आर्यों ने अत्याचार किए, तुम हमें नहीं चाहिए हो। साउथ इंडिया अलग है, नॉर्थ इंडिया अलग है। क्यों? क्योंकि द्रविड़ों के ऊपर आर्यों ने अत्याचार किए। कब किए? 4000 साल पहले किए। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है? नहीं है। 400 साल पहले का एविडेंस है? पक्का मिलता है। 4000 साल पहले का है? पता नहीं। लेकिन आप 400 साल पहले का आपने भूलना चाहिए, 4000 साल पहले का वो आपको भूलने नहीं देंगे। ये क्या है? सही। इस बारे में सर और आपसे चर्चा करेंगे। दर्शकों को बताऊं कि इनको जाना है, इसलिए हम लोगों को तो प्रोग्राम यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। हमारे साथ वीरेंद्र इचल करंजीकर जी थे, जो अधिवक्ता हैं, और इन्होंने आपसे आह्वान किया है कि जो लोग भी इनके साथ जुड़ना चाहें, मैं स्क्रीन पर नंबर दूंगा। मैं जानकारी के लिए आपको बताता चलूं कि आप अगर जुड़ना चाहें तो बिल्कुल आसानी से इनके साथ जुड़ सकते हैं। जब भी आप चाहें तब संपर्क कीजिए, और जहां भी हो सके वहां इनके आप हेल्प ले सकते हैं। हम लोग फिर मौका ढूंढेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन इनके साथ बातचीत करने का, और आपसे और भी बहुत सारे ऐसे रहस्य की बातें खुलेगी, बताई जाएगी, जिसको सुनकर आप भी सुन्न हो जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आनंद को दीजिए इजाजत। जय हिंद। भंगाळे गोल्ड जलगाव, सोनं खरेदीसाठी विश्वासाचं एकमेव नाव भंगाळे गोल्ड।